शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 17। कथावाचक निधि सहगल। उस रात सतीश के चले जाने पर बड़ी देर तक किरणमयी अंधेरे बरामदे में चुपचाप बैठी रही। अंत में उठकर रसोई घर में जाकर रसोई चढ़ाकर फिर स्तब्ध होकर बैठी रही। उसके हृदय में आज सतीश अपने अनजाने में सुरबाला आदि अपरिचित नर नारियों का दल लाकर ये जो एक अद्भुत नाटक का अस्पष्ट नाटक आरंभ करके चला गया, सूने कमरे में अकेली बैठकर उसको स्पष्ट रूप से देखने का लोभ एक ओर किरणमयी में जैसा प्रबल हो उठा, दूसरी ओर कोई अनिश्चित आशंका उसके हाथ पैर नेत्रों की दृष्टि को उसी प्रकार भारी बनाने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा मानो अंधेरी रात के भूत की कहानी की भांति ये संस्मरण उसको लगातार एक हाथ से खींचने और दूसरे हाथ से ठेलने लगा। इसी प्रकार विचित्र स्वप्न जाल में पड़ी हुई वह जब अत्यंत अभिभूत हो रही थी, उसी समय जूते की आवाज सुनकर चौंक कर निगाह दौड़ाते ही उसने देखा दरवाजे के बाहर ही डॉक्टर अनंग मोहन खड़े हैं। किरणमयी माथे के कपड़े को थोड़ा सा खींचकर उठ खड़ी हुई। डॉक्टर ने ये देखकर भौहें तान ली। इसके पूर्व ये डॉक्टर ठीक इसी स्थान पर अनेक बार आकर खड़े हुए हैं और उसके कर कमलों की बनी रसोई के लोभ से अतिथि बनने का आवेदन करके कई बार हंसी मजाक कर गए हैं। उसी पुरातन इतिहास की पुनरावृत्ति की कल्पना करके ही किरणमयी का चित्त तिक्त हो उठा। वह कठोर बनकर उसी की प्रतीक्षा करके खड़ी रही, लेकिन डॉक्टर ने मजाक नहीं किया। क्रुद्ध गंभीर मुंह से कुछ देर तक चुप रहकर कहा, 10-12 दिन मुझे बाहर रहना पड़ा, इसलिए हारान बाबू के लिए मैं बहुत ही चिंतित हो गया था, लेकिन आकर देख रहा हूं उद्वेग का कुछ भी कारण नहीं था। किरणमयी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, वे अच्छी तरह ही थे। अच्छी तरह ही रहे, वही अच्छा है। अब तो मेरी कोई आवश्यकता है नहीं। क्या राय है? किरणमयी ने इसके उत्तर में गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। डॉक्टर ने कहा, तुम लोगों को मेरी आवश्यकता न रहने पर भी मेरी आवश्यकता अभी तक समाप्त नहीं हुई। यही बात कहने के लिए मुझे इतनी दूर आना पड़ा है। किरणमयी ने मुंह न उठाकर ही धीरे धीरे कहा, अच्छी बात तो है। माँ अभी जाग रही हैं, उनसे कह देना जरूरी है, मुझसे कहना बेकार है। डॉक्टर ने अपने मुंह को अत्यंत गंभीर बनाकर कहा, मैं उनके पास से ही आ रहा हूं। उनका भी कहना है जरूरत नहीं है, जरूरत खत्म हो गई है, ये मैं भी समझ गया हूं, लेकिन डॉक्टर की विदाई एक कहावत है, उसको भूल जाने से काम नहीं चलता। किरणमयी चुप हो रही। डॉक्टर व्यंग करके कहने लगे, आज 5-6 महीने के बाद ये भार तुम ही लोगी अथवा तुम्हारी सास ही लेंगी, ये तुम लोगों की आपसी बात है, किंतु जाओ कह देने से ही तो डॉक्टर नहीं चला जाता। किरण, डॉक्टर के मुंह से अपना नाम सुनकर आज वो मानो उसको तीर की भांति बींध गया। वह इस तरह सिहर उठी कि उस क्षीण प्रकाश में भी डॉक्टर ने उसे देख लिया। किरणमयी ने मधुर कंठ से पूछा, क्या चाहते हैं आप? रुपया? डॉक्टर ने हंसी का बहाना दिखाकर कहा, आप क्यों कहती हो? यहाँ और कोई उपस्थित नहीं है, तुम कहने में भी दोष नहीं होगा, लेकिन इतने दिनों तक मैं क्या मांगता रहा हूँ सुनो। क्या वह रुपया था? पुनः किरणमयी का समूचा शरीर कंटकित हो उठा। डॉक्टर बोले, रुपया नहीं चाहता, ये बात कहना बहुत कठिन है। अब तुमको जबकि उसका अभाव नहीं है, तब रुपया देकर ही विदा कर दो। मैं दोनों ओर से ठगे जाने को राजी नहीं हूँ, लेकिन तुमको इतने दिनों में मेरे मन की बात ज्ञात हो गई है, इसके लिए मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। आज अब मैं ज्यादा तंग ना करूंगा।
क्या मैं कल एक बार आ सकता हूँ? ये मनुष्य भीतर ही भीतर किस तरह जल रहा था, और ये सब उसका ही फेंका उत्तप्त भस्मावेश है, इसे निश्चित समझकर भी किरणमयी ने शांत दृढ़ स्वर में मुंह ऊपर उठाकर कहा, नहीं, आप ठहरिए, मैं इसी समय ला देती हूँ। कहकर पास का दरवाजा खोलकर वह शीघ्रता से चली गई। इस बार डॉक्टर शंकित हो उठे। किरण को वे पहचानते थे। कहाँ क्या लेने के लिए गई है, हठात इतनी रात को कैसा एक असंभव कांड कर कहाँ का हंगामा कहाँ खींच लाएगी। वह चोट खाकर गई है, लौटकर निर्दयी प्रतिघात अवश्य करेगी। उसके सुनिश्चित प्रतिशोध की कठोरता की कल्पना कर अनंग मोहन आशंका से स्तंभित हो रहे। किरणमयी को लौट आने में विलंब नहीं हुआ। उसने चुपचाप मुंह झुकाए आंचल में बंधे हुए कुछ आभूषण डॉक्टर के पैरों के निकट बिखेर कर धीरे से कहा, ये ले लीजिए, आपका पावना कितना है, उसका हिसाब इतने दिनों के बाद करना व्यर्थ है। इतना समय भी मेरे पास नहीं है, धीरज भी ना रहेगा। जो कुछ मेरे पास था सभी आपको लाकर मैंने दे दिया है। इसी को लेकर हमें छुटकारा दीजिए, आप जाइए। अनंग चुप रहे। किरण ने कहा, देर कर रहे हैं, किस लिए? विश्वास कीजिए, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। जो कुछ था सब लाकर मैंने दे दिया है। रात हो रही है, आप विदा होकर जाइए। अनंग भयग्रस्त होकर बोले, मैंने तो तुम्हारे शरीर के गहने मांगे नहीं, केवल रुपया मांगा था, वह भी। किरण अत्यंत उग्र भाव से बोली, गहने भी रुपए हैं? ये बात समझने की उम्र आपकी हो गई है। व्यर्थी बहाना करके क्यों झूठ मूठ देर कर रहे हैं? इस बार अनंग जोर से सिर हिलाकर बोल उठे, नहीं, मैं किसी तरह भी ये सब ना ले सकूंगा। किरणमयी निकट ही बैठ गई थी। विद्युत वेग से उठ खड़ी हुई और बोली, क्या? क्यों ना ले सकेंगे? आप दया कर रहे हैं? किस पर? आपको जो कुछ मैंने दिया उसे किसी तरह भी मैं वापस न ले सकूंगी, ये बात मैं निश्चित रूप से कह देती हूँ। एक क्षण मौन रहकर उसने कहा, आप यदि ना भी लेंगे तो कल ये मैं सभी गरीबों में बांट दूंगी, लेकिन घर में रखकर किसी तरह भी पति का अकल्याण न करूंगी। ये कहकर पैरों से उन सबको जरा ठेल कर उसने कहा, लीजिए, उठाइए इन सबको। अंतिम बात इतनी कड़ी सुनाई पड़ी कि हतबुद्धि अनंग मोहन झुककर उन सबको बटोरने लगा। किरणमयी क्षण भर उस ओर ताकती रही। फिर अपनी उग्रता को संभाल कर घृणा के साथ उसने कहा, ले जाएं, ये सब चिद्ध इस मकान में जब तक रहेंगे तब तक मेरे मुंह में अन्न ना रुचेगा, ना आंखों में नींद आएगी। डॉक्टर सबको समेटकर उठ खड़ा हुआ। किरणमयी ने अधीर भाव से कहा, रात तो बहुत हो गई। डॉक्टर ने कहा, जा रहा हूं, लेकिन तुमने भी भूल की। ये गहने मैंने तो दिए नहीं, सभी तुम्हारे अपने हैं, तो भी क्यों मेरे ना लेने से तुम गरीब दुखियों में बांट दोगी, ये मैं समझ ना सका। मुझे तुम क्षमा करो किरण। किरण धमकाकर बोली, फिर मेरा नाम लेते हैं? हाँ, वे सब मेरी ही वस्तुएं हैं अवश्य, लेकिन उन सबके मोह से ही मैंने आपसे सहायता ली थी। रात बहुत हो गई है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने अपने नाम का छपा कार्ड निकालकर कहा, मेरे मकान का ये पता दीजिए। कहकर किरणमयी ने हाथ बढ़ाकर ले लिया और पीछे की ओर जाकर जलते हुए चूल्हे में उसे फेंक कर कहा, इससे अधिक मुझे जरूरत ना पड़ेगी। आप अभी अभी मुझसे क्षमा मांग रहे थे ना, आपको पूर्ण रूप से क्षमा कर सकूंगी, इसलिए मैंने आपका सब ऋण सब संबंध समाप्त कर डाला। किसी दिन किसी कारण से भी आपकी कोई बात मेरे मन में ना आए, जाते समय केवल यही बात आप कहते जाइए। और किसी तरह के प्रश्नोत्तर की प्रतीक्षा ना करके किवाड़ बंद करके वह अपनी रसोई की जगह पर वापस जाकर बैठ गई। बाहर डॉक्टर के पैरों का शब्द जब उसके कानों के बाहर चला गया, तब उसने एक लंबी सांस लेकर देखा, चूल्हा बुझ गया है। फूंक कर उसे जलाकर और एक लंबी सांस लेकर
वह फिर चुपचाप बैठ गई। प्यास से गला सूख गया था, तब भी वह उठ ना सकी। उसको ख्याल होने लगा मानो बाहर के अंधकार में तब भी कोई एक आतंक उसके लिए हाथ बढ़ाकर प्रतीक्षा कर रहा है। छाती के अंदर ऐसा ही कुछ अशांत हो उठा कि दोनों बाहुओं से जोर लगाकर उसने उसे दबा रखा है। विदाई के इस कार्य को एक दिन उसको पूरा करना ही पड़ेगा, ये बात वह निश्चित रूप से जानती थी। कारण एक आकाश बेल उसके सर्वांग को घेरता जा रहा था। ये बात जितनी याद करती उतना ही उसका मन विषाक्त होता जा रहा था। फिर भी इस विभत्स बंधन से छुटकारा पाने का साहस अपने आप में जुटा नहीं पा रही थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अनुक्षण सहती रही, पर कुछ कह नहीं सकी। इतना बड़ा कठिन कार्य आज सहज ही संपन्न हो गया। यही बात आज अपने अंतर में अनुभव कर रही थी। प्रयोजन आ पड़ने पर उसने जिस पाप को अपने घर में बुलाकर पाल पोस कर बड़ा किया था, वह आज जाओ कह देने से चला गया। असंभव काम कैसे हो गया? मान भिक्षा, मान, मनोबल, रोना धोना, अनुनय विनय आदि असंभव घटनाएं तप्त शालकों की तरह बिंधते रहे। वह सब बाकी रह गए। वह क्या एक दिन के लिए या हमेशा के लिए समाप्त हो गए? हठात दरवाजा खुलने की आवाज से किरण ने चकित होकर मुंह ऊपर उठाकर देखा। दासी कह रही है, चूल्हा बुझकर तो पानी हो गया बहू, रात भी कम नहीं हुई है। किरणमयी झटपट उठ पड़ी। उसके पास जाकर चुपके चुपके उसने पूछा, डॉक्टर है या चला गया रे? हाथ के दिए को तेज करते करते वह बोली, उनको तो गए लगभग 2 घंटे हो गए, लेकिन तुमको कहे देती हूँ बहू जी। अकस्मात उसकी जीभ रुक गई। दिए को ऊपर उठाकर आभूषणहीन बहू का सर्वांग बार बार निरीक्षण करके फर्श के ऊपर दीपक को रखकर वह बैठ गई और बोली, ये सब कैसा कांड है बहू? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन, भाग 17। कथावाचक निधि सहगल।